स्वागत करती हूँ दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है इनसाइट ऑफ साइंस फॉर यू। और मैं हूँ आपकी दोस्त अनीता अग्रवाल। और आज का टॉपिक जो मैं आपके लेके आई हूँ वो है प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स का, जिसके अंदर मैं आपसे ऑलरेडी एलिमेंट्री कैनाल के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ। और एलिमेंट्री कैनाल के जो स्ट्रक्चर हैं उसमें जो मॉडिफाइड पार्ट्स हैं, से फॉर एग्जांपल स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, और जो एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं उनके सिक्रीशंस के बारे में भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो के एंड तक मेरे साथ ज़रूर बने रहिएगा। लाइक बटन पर प्रेस कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ CBSE के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगी। तो जो बच्चे 10th क्लास के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के साथ साथ में नोट्स बना रहे हैं, वो साथ साथ में क्वेश्चंस के आंसर्स और क्वेश्चंस भी लिखते जाएं, तो और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए ये क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं हमारे एक बहुत सिंपल से क्वेश्चंस के साथ कि फूड का क्या होता है जब हमारी बॉडी में वो एंटर कर जाता है। तो उससे पहले हम कुछ रिकॉल कर लेते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल क्या है। एक ये बहुत लंबी ट्यूब है, लॉन्ग ट्यूब है। मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि बहुत ही ज़्यादा लंबी ट्यूब होती है जो कि माउथ से एनस तक एक्सटेंडेड होती है, और इसकी बहुत एक्सटेंसिव कॉइलिंग होती है। ट्यूब के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, हर रीजन स्पेशलाइज्ड है, अपने लिए एक डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करता है। और क्या होता है खाने को जब खाना एक बार बॉडी में एंटर करता है। तो यही क्वेश्चन है हमारा आज की वीडियो का। जो हमारा वीडियो आज पूरा का पूरा इसी क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड रहने वाला है कि फूड का क्या होता है जब वो एंटर करता है बॉडी में। उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि अलग अलग टाइप के कौन कौन से फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं जो सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से पास हो रहे हैं। तो देखिए, हम रॉ फूड खा रहे हैं। रॉ फूड हम कैसे खा रहे हैं? से फॉर एग्जांपल हम फ्रूट्स खा रहे हैं, या फिर हम लोग सैलेड फॉर्म के अंदर खाने को ले रहे हैं। तो सैलेड के अंदर आपने देखा है कुकुम्बर को हम रॉ खाते हैं, कैरेट्स हम रॉ खा लेते हैं, इस बीट रूट हम रॉ खा लेते हैं। तो ये हमारा हो गया रॉ फूड। उसके अलावा हम खाते हैं कुक्ड फूड। कुक्ड फूड के अंदर भी हम डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स लेते हैं। से फॉर एग्जांपल राइस और चपाती में से हम कार्बोहाइड्रेट एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिश, चिकन, दाल, इन सब, और कर्ड में से हमको प्रोटीन मिलता है। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल में से आयरन, मिनरल्स, अदर न्यूट्रिएंट्स हम डिराइव करते हैं। उसके अलावा जंक फूड भी हम खाते हैं टेस्ट के लिए, उसमें से हाई अमाउंट ऑफ शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, इस तरीके की चीज़ें भी हम लोग, सार चीज़ें हो गई, तो इस खट्टी चीज़ें हो गई, ये सब चीज़ें भी हम लोग कंज्यूम करते हैं। तो अब ये इतना टाइप का फूड जो है सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से पास होता है, सेम ऑर्गन्स में से पास होता है, तो वो कैसे कैसे डाइजेस्ट होता है। तो फूड को डाइजेस्ट होने से पहले फूड की प्रोसेसिंग होती है। तो कैसे होती है वो प्रोसेसिंग इस तरीके से होती है कि फूड जब प्रोसेस होता है तो उसे पार्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत छोटे छोटे होने चाहिए और सेम टेक्सचर के होते हैं। अब आप सोचिए कि फूड जो है वो पार्टिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा। फूड पार्टिकल फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट होगा कि आपके माउथ के अंदर प्रेजेंट है एक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं टीथ। छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं टाइप्स ऑफ टीथ, इंसाइजर्स कटिंग के लिए, कैनाइन्स, मोलर्स, प्रीमोलर्स, क्रशिंग करते हैं फूड की, ग्राइंडिंग करते हैं फूड की। तो इस तरीके से फूड को क्या करते हैं, पार्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। उसके अलावा जो आपकी ईसोफेगस, जो माउथ से एनस तक एक्सटेंड हो रही है, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। क्या है ईसोफेगस? सॉफ्ट है। तो वहाँ से जब आपको खाने को पास कराना है, तो खाने को पास कराने के लिए जो भी आप फूड खा रहे हैं उसको वेट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि पैसेज जो है उसका स्मूथ हो जाए ईसोफेगस से। अब पैसेज स्मूथ कराने के लिए खाने को वेट कैसे करें? तो क्या होता है, कोई भी आपका फेवरेट खाना आपके सामने आ जाए तो आप कहते हैं कि हमारे मुंह में पानी आ गया। तो वो पानी क्या है? वो पानी कोई ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। आपके माउथ के अंदर प्रेजेंट है सलाइवरी ग्लैंड्स। क्या प्रेजेंट है दोस्तों आपके माउथ के अंदर? सलाइवरी ग्लैंड्स। तो क्या करते हैं वो सलाइवरी ग्लैंड्स? वो सलाइवरी ग्लैंड्स एक टाइप ऑफ
क्या करते हैं, फ्लूइड को सिक्रीट करते हैं, विच इज नॉट एक्चुअली वाटर, इट इज अ फ्लूइड जिसको हम बोलते हैं सलाइवा। कौन सिक्रीट करता है, सलाइवरी ग्लैंड्स। तो ये देखिए आपके माउथ में नियर टू चीक और नियर टू ईयर जो है सलाइवरी ग्लैंड्स, या टंग के नीचे या फिर टीथ के पास जो है आपके क्या प्रेजेंट है, सलाइवरी ग्लैंड्स है, जो कि एक डक्ट से यानी कि एक पैसेज से सलाइवा को सिक्रीट करते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स नेचर जो हमारा फूड का होता है, जो कि हमने प्लांट से लिया है या फिर हमने एनिमल सोर्स से लिया है, उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है। अब उसके अलावा एक चीज़ और हमने पहले पढ़ चुके हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं। तो जो जो बच्चे साथ साथ में नोट्स बना रहे हैं वो इस क्वेश्चन को ज़रूर लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीबीएसई व्यू पॉइंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर एंजाइम्स। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसको, क्योंकि प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड सीबीएसई के अंदर बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस बना के ये क्वेश्चन ज़रूर ऐड किए जाते हैं 1 मार्क के, या असर्शन रीजनिंग में पूछ लेंगे या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर पूछ लेंगे कि एंजाइम्स क्या होते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये कीवर्ड्स लिखने हैं, दैट द एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। अगर आप ये दोनों कीवर्ड्स मेंशन कर रहे हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आप खाली कैटलिस्ट लिख रहे हैं, क्योंकि कैटलिस्ट केमिस्ट्री के अंदर भी होते हैं जो आउटसाइड से प्रोवाइड किए जाते हैं, तो इसीलिए आपको टर्म बायोलॉजिकल कैटलिस्ट लिखना बहुत ज़रूरी है, दैट स्पीडन अप द रिएक्शन। अब स्पीडन अप द रिएक्शन क्या हुआ, से फॉर एग्जांपल आप खाना खाने बैठ गए, तो आप आधे घंटे के अंदर खाना खा के उठ जाते हैं, तो वहीं पर क्या होता है, सलाइवा जो एंजाइम है यहीं पर ही ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि डाइजेशन ऑफ फूड्स यहीं पर ही स्टार्ट हो जाता है माउथ के अंदर, जो कि स्टार्च को, जो कि एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, उसे सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। जी हाँ, यहाँ पे जो प्रोसेस होता है वो होता है कैटाबॉलिज्म का, कि बिगर मॉलिक्यूल्स आर ब्रेकिंग डाउन इनटू सिंपल शुगर। तो कौन करता है, सलाइवरी एमाइलेज करता है, और फूड का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हो जाता है, माउथ में। तो ये आपको अगर एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन आ गया, वेयर डज द डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस, ऑप्शंस, ए ऑप्शन स्मॉल इंटेस्टाइन, बी ऑप्शन लार्ज इंटेस्टाइन, सी ऑप्शन माउथ, और डी ऑप्शन स्टमक। तो ना आपको इसमें स्टमक मार्क करना है, ना लार्ज इंटेस्टाइन, ना स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका करेक्ट आंसर है दैट द डाइजेशन दैट टेक्स प्लेस इन द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज माउथ। माउथ इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, यहीं से एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट हो जाती है। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों आप अभी के अभी अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम एक एक्टिविटी देख लेते हैं, हम टेस्ट करते हैं कि क्या सच में ये सलाइवरी एमाइलेज जो है वो स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। तो ये देखिए, इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। इस एक्टिविटी के अंदर हम लोगों क्या करेंगे, इस एक्टिविटी के अंदर हम 2 टेस्ट ट्यूब्स ले लेंगे और उनको मार्क कर लेंगे, टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी। दोनों के अंदर 1 ml स्टार्च सॉल्यूशन बनाएंगे 1%। अब स्टार्च सॉल्यूशन कैसे बनाएं, से फॉर एग्जांपल आपने एक बॉइल्ड पोटैटो ले लीजिए, उसे बॉईल करके पानी निकाल लीजिए और वहीं से आप 1 ml स्टार्च सॉल्यूशन ले लीजिए। अब एक टेस्ट ट्यूब और बनाइए जिसमें आप लिखिए सलाइवा, और सलाइवा को आप कलेक्ट कीजिए अपने माउथ में से रिलीज करके इन द टेस्ट ट्यूब 1 ml तक। और फिर क्या कीजिए, एक ए टेस्ट ट्यूब को उसे तो एज इट इज़ की एज इट इज़ छोड़ दीजिए, वो हमारी कंट्रोल टेस्ट ट्यूब है, और एक बी टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर हम स्टार्च सॉल्यूशन के अंदर मिक्स करेंगे सलाइवा। अब सलाइवा मिक्स करके दोनों टेस्ट ट्यूब को आप 20 to 30 मिनट अनडिस्टर्ब रख दीजिए। अब 30 मिनट्स हो चुके हैं, 30 मिनट्स के बाद हम इसके अंदर डालेंगे डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद हम देखेंगे ए टेस्ट ट्यूब का कलर जो है वो ब्लू ब्लैक हो गया और बी टेस्ट ट्यूब में कोई कलर नहीं आया, सेम कलर रहा, कोई कलर चेंज हमें दिखाई नहीं दिया। तो ऐसा क्यों हुआ, अब यहाँ से एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन यही आता है, यही एक्टिविटी आपसे बना के पूछ ली जाएगी और क्वेश्चन ये कहा जाएगा कि ए टेस्ट ट्यूब में कलर क्यों आया, बी में क्यों नहीं आया। तो आंसर लिखेंगे कि ए टेस्ट ट्यूब के अंदर जब स्टार्च सॉल्यूशन आयोडीन से रिएक्ट करता है तो वो ब्लू ब्लैक कलर देता है, इसीलिए उसमें ब्लू ब्लैक कलर आया। और बी टेस्ट ट्यूब में हमने डाला था सलाइवा, जिसके अंदर, अब ये कीवर्ड्स क्या हैं, इसके अंदर एक एंजाइम है जिसे हम सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स शुगर यानी कि स्टार्च को सिंपल शुगर माल्टोज में कन्वर्ट करता है। क्योंकि अब यहाँ पे स्टार्च रिएक्ट नहीं कर रहा आयोडीन के साथ, शुगर रिएक्ट कर रही है आयोडीन के साथ, इसीलिए इसमें कोई कलर ऑब्जर्व नहीं हुआ। होपफुली आपको ये आंसर समझ में आ गया और क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे मार्क कर लीजिए। तो
तो चलिए इसका रिटर्न फॉर्म मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है कि अगर हम सलाइवा ऐड करेंगे स्टार्च के अंदर तो सलाइवरी एमाइलेज, इसको हाईलाइट कर लीजिए, जो सलाइवरी एमाइलेज प्रेजेंट है सलाइवा के अंदर वो ग्रेजुअली स्टार्च पे एक्ट करता है और उसे किस में कन्वर्ट कर देता है, एक शुगर में कन्वर्ट कर देता है, जिस शुगर का नाम होता है माल्टोज। देखिए कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस है, चेन लगी हुई है और ये एक एंजाइम है जो कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, एमाइलेज बोल रहे हैं। और यहाँ पर ये देखिए टूट गया छोटे छोटे शुगर्स की फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसी कारण से स्टार्च जब रिएक्ट किया था उसने ब्लू कलर दिया था, लेकिन जब वो पूरा का पूरा डाइजेस्ट हो गया, माल्टोज में कन्वर्ट हो गया, तो उसने कोई भी ब्लू कलर नहीं दिया, नो ब्लू कलर इज फॉर्म। इसी रिएक्शन को हम एंड पॉइंट बोलते हैं या फिर एक्रोमिक पॉइंट बोलते हैं। तो होपफुली आपको इस एक्टिविटी से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि सलाइवा का क्या रोल है डाइजेशन ऑफ फूड के अंदर, जिस फूड को हम स्टार्च फॉर्म में कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे क्या हुआ। अब हमारे माउथ के अंदर टीथ के अलावा एक और ऑर्गन प्रेजेंट है जिसको हमने बोला मस्कुलर टंग। क्या प्रेजेंट है, मस्कुलर टंग है। वो मस्कुलर टंग क्या करती है, वो खाने को मूव करती है लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ, ताकि दोनों तरफ से जो भी हमारा सलाइवरी ग्लैंड रिलीज हो रहा है वहाँ से सलाइवा इवनली मिक्स हो और वो सही से च्यू हो जाए। तो उसके बाद जो खाना हमारे माउथ के अंदर चला गया, जिसे हम अभी तक फूड कह रहे थे, अब उस फूड का नाम चेंज होके बन जाता है बोलस। जैसे ही वो सलाइवा से मिक्स हुआ, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हुआ, अब इस फूड को हम फूड नहीं बोलते, अब इस फूड को हम बोलते हैं बोलस। अब उस बोलस को पास करना है ईसोफेगस के अंदर से। तो वो ईसोफेगस के अंदर से कैसे पास करेगा, तो ईसोफेगस एक डाइजेस्टिव ट्यूब है जो कि रेगुलेटेड मैनर के अंदर फूड को अपने अंदर से पास कराती है, ताकि इसकी प्रोसेसिंग होती है हर पार्ट के अंदर, हर पार्ट से प्रोसेसिंग होती है। तो कैसे होती है, देखिए एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ से हम देखते हैं द लाइनिंग ऑफ कैनाल हैज़ मसल्स, इसमें कोई टाइप की मसल्स हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट करती हैं रिदमिकली। देखिए आपको बी डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा होगा कैसे फूड पास कर रहा है, एक तरफ से कॉन्ट्रैक्शन होती है, फिर एक तरफ से रिलैक्सेशन मसल्स की, फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर रिलैक्सेशन, फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर रिलैक्सेशन। तो इस तरीके से रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन के कारण से खाना जो है नीचे की तरफ पे पुश किया जाता है बाय द मसल्स। इन मूवमेंट्स को क्या कहते हैं हम, जो साइंटिफिक मैनर में कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम बोलते हैं गट की। पूरे गट के अंदर जो हमारा खाना है वो किस तरीके से जाता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन के कारण से जाता है। अब ये पूछा जाता है व्हाट आर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स आर दी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द मसल्स दैट पुश द फूड फॉरवर्ड इनटू द गट। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। सो अब माउथ से स्टमक तक जाने के लिए उसे बीच में से क्रॉस करनी पड़ती है ये ईसोफेगस ट्यूब। तो सोचिए जब तक ये यहाँ तक नीचे गया तब तक आपके माउथ के अंदर दूसरा जो स्पून ऑफ राइस है वो माउथ के अंदर प्रोसेस हो रहा है इतनी देर, जब तक ये खाना नीचे स्टमक तक पहुँच रहा है। तो आप ये देखिए कैसे, इसीलिए इस ट्यूब की बहुत रिक्वायरमेंट है। डायरेक्ट स्टमक से इसीलिए कनेक्ट नहीं किया जो भी आपका स्ट्रक्चर बना है। तो फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप, और इस फूड पाइप को हम क्या बोलते हैं, ईसोफेगस बोलते हैं। तो चलिए अब ईसोफेगस से पास कर चुका है ईसोफेगस से पास कर चुका है हमारा बोलस। अब वो बोलस पास होके कहाँ आ गया है, स्टमक के अंदर हमारा आ चुका है। अब हम उसको फूड, आपको लेमन टर्म में फूड बता रहे हैं पर जनरली उसका नाम जो है साइंटिफिक टर्म्स के अंदर बोलस बोला जाता है। तो अब हमारा फूड जो था, प्रोसेस्ड फूड तो जो था जिसको हम बोलस कह रहे हैं, वो अब हमारा आ गया है एक ऑर्गन के अंदर जिसको हम बोलते हैं स्टमक। स्टमक इज़ अ लार्ज ऑर्गन। ठीक है, तो ये ना क्वेश्चंस छोटी छोटी बातें रखती हैं लार्ज ऑर्गन पर। जब अगर MCQ के अंदर आता है ना तब हम सोचते रह जाते हैं कि क्या वर्ड्स थे। तो यहाँ पर जो भी मैंने यहाँ से जितने भी पॉइंट्स हैं सारे मैक्सिमम NCERT के हैं, मैंने अपने पॉइंट्स बहुत कम ऐड करे हैं ताकि एक एक पॉइंट को हम बहुत
स्ट्रिंजेंटली हम इसको देख सकें। तो आप देखिए स्टमक जो है वो लार्ज ऑर्गन है जो कि एक्सपैंड करता है जब फूड एंटर करता है। तो ऑब्वियसली कोई भी चीज़ है जिसके अंदर हम ये, क्योंकि क्या है मस्कुलर फॉर्म के अंदर है, जैसे इसके अंदर ऐड हुई तो अब स्टमक ने क्या करा, एक्सपेंशन स्टार्ट कर दी। अब ये खाना कुछ भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, फैट भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है। अभी तक हम स्टार्च फॉर्म के अंदर जा रहे थे। तो अब यहाँ पे क्या होते हैं, जो यहाँ की इसकी जो वॉल है, जो स्टमक की वॉल है, इस वॉल के अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ये वॉल के अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये वॉल क्या करती है, यहाँ से डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करती है। तो यहाँ पे कौन से मस्कुलर वॉल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ से डाइजेस्टिव जूसेस निकालने के लिए इसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिस ग्लैंड्स को हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ ऑलरेडी पहले। तो इस वॉल के अंदर क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करते हैं। तो एक तो इसके अंदर रिलीज होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि एक एसिडिक एनवायरनमेंट बनाया जाता है। और अगर आपने प्रोटीन लिया है तो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं पेप्सिन। और एक चीज़ और सिक्रीट होती है, म्यूकस। अब म्यूकस क्या है, एक म्यूकस एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि इसके अंदर क्या करता है, जो इतना एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण से, वॉल ऑफ स्टमक्स को प्रोटेक्ट करके रखता है, ताकि यहाँ पे जितने भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहें, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से जल ना जाएं। तो इतने ज़्यादा एसिडिक मीडियम क्यों क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि ये जो एंजाइम होता है पेप्सिन, इसे एक्टिवेट होने के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट ही चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पर अपनी प्रो फॉर्म में प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं पेप्सिनोजन। जैसे ही एसिड रिलीज हुआ, एसिड कब रिलीज हुआ, जब खाना गया पेट के अंदर। ठीक है, आप कहते हैं ना कि थोड़े टाइम के बाद अगर आप खाना ना खाएं, बहुत टाइम निकल जाए, से फॉर एग्जांपल आप रात को सो जाते हैं और सुबह बोलते हैं कि 8 o'clock तक ब्रेकफास्ट आपको ले लेना चाहिए। अगर आप उससे ज़्यादा लेट करते हैं तो आप कहते हैं कि पेट में एसिड बन रहा है। तो क्या होता है, जैसे ही आपकी हाइपोथैलेमस को सिग्नल जाता है कि मुझे भूख लग रही है, जैसे ही आपके सैटिस्फैक्शन सेंटर तक पहुंचता है कि हाँ जी अभी मेरी सैटिस्फैक्शन अचीव नहीं हुई है, मुझे हंगर सेंटर तक जाता है कि मुझे भूख लगनी स्टार्ट हो गई है। तो हंगर सेंटर तक जाते ही पेट के अंदर एसिड रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है कि भूख लग रही है, तो एसिड स्टार्ट हो गया। ये एक्टिविटी है जो कि बॉडी करती है, अपने आप सेल्स करते हैं। तो पेप्सिनोजन जो है वो एंजाइम पेप्सिन को एक्टिवेट करता है जैसे खाना ही जाता है। और जो प्रोटीन फॉर्म के अंदर जाता है तो प्रोटीन उसको पेप्सिन के जब एंजाइम रिलीज हुआ तो उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ से अब हम एक क्वेश्चन को और समझेंगे कि एसिड का फंक्शन क्या हुआ। एसिड का फंक्शन हुआ जो प्रो फॉर्म्स होती हैं, जैसे पेप्सिनोजन की फॉर्म में हो गया, उसे एक्टिवेट करता है एंजाइम को पेप्सिन की फॉर्म में। तो ये पॉइंट तो ये डिस्कस हो गया। उसके अलावा म्यूकस का क्या रोल है स्टमक के अंदर, कि म्यूकस जो होता है वो इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को, यानी कि वॉल ऑफ द स्टमक को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर द नॉर्मल कंडीशन। तो आपको यहाँ पे इन क्वेश्चंस को मार्क करना है। एक तो स्टमक के क्या क्या सिक्रीशंस हैं, कौन से टाइप के ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, म्यूकस का क्या रोल है, और म्यूकस के रोल के अलावा एसिड क्यों रिलीज होता है, ऐसा क्या फंक्शन है एसिड का विद इन द स्टमक। अब यहाँ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कई लोग कहते हैं कि एसिडिटी हो रही है। एसिडिटी कई बार इतनी हो जाती है कि हमें ईसोफेगस के अंदर भी एसिडिटी फील होती है। तो ऐसा क्यों होता है कि जो एडल्ट्स होते हैं वो ज़्यादातर एसिडिटी की कंप्लेंट करते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा टाइम तक खाना नहीं खाते, उस केस के अंदर आपकी बॉडी में ज़्यादा एसिड बनने लग जाता है, या फिर आप बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड कंज्यूम कर रहे हैं। एसिडिक फूड क्या होता है, ज़्यादातर जंक फूड जो होता है जिसके अंदर आप खट्टा पानी ले रहे हैं, ठीक है, या फिर आप कोई इमली से चीज़ रिलेटेड ले रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के कारण क्या बनती है, बॉडी के अंदर एसिडिटी बनती है जब आप एसिडिक फूड कंज्यूम कर रहे हैं और आपके स्टमक में भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एसिड है। तो चलिए एक और चीज़ के बारे में हम बात करेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कि क्योंकि स्टमक के अंदर बहुत सारा एसिड बनता है। तो एसिड बनता है तो ऐसा क्यों होता है कि कई बार एसिड जो है वो पूरा ऊपर क्यों नहीं आ जाता, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में क्यों नहीं चला जाता। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मसल्स यहाँ पर कुछ प्रेजेंट्स हैं जो कि एसिड को बाहर नहीं जाने देती, और वो मसल एक्सटेंड करके यहाँ से इस पॉइंट को क्लोज कर लेती हैं, जिसको हम एक टर्म बोलते हैं स्फिंक्टर।
स्फिंक्टर इस तरीके से मानिए जैसे आप बॉटल के अंदर, अगर बाहर एक बॉटल है उसके अंदर पानी को प्रोटेक्ट करने के लिए कि बाहर से कोई रिएक्शन ना हो, ऊपर से एक बॉटल कैप लगा देते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करके एक दूसरे के पास आ जाती हैं तो इसे क्लोज कर देती हैं, जिसे हम बोलते हैं स्फिंक्टर, जिसके कारण जो एसिड स्टमक के अंदर रिलीज हुआ है वो ना तो ईसोफेगस में जा पाए, और एंड पॉइंट पे भी एक स्फिंक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, जो कि रेगुलेट करता है एसिड को ताकि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ना जा पाए। तो जब खाना स्टमक के अंदर आ गया और स्टमक के जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो उस पर रिएक्ट करे, तो जो प्रोसेस्ड फूड जिसको हम बोलस कह रहे थे, अब वो क्या होगा, वो काइम में कन्वर्ट होगा। क्योंकि स्टमक एक लार्ज ऑर्गन है इसीलिए स्टमक कुछ टाइम तक फूड को अपने पास रखता है, क्योंकि बहुत एसिडिक फूड होता है, और पाइलोरिक स्फिंक्टर से धीरे धीरे करके फूड जो है वो रिलीज होता है और फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाता है। तो सेमी डाइजेस्टेड फूड जो है वो काइम होता है जिसको हम स्टमक से रिलीज करते हैं, और स्टमक से रिलीज जो स्टमक है वो पाइलोरिक स्फिंक्टर को धीरे धीरे खोलती है, क्योंकि साथ में एसिड भी रिलीज होता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में ना चला जाए और आगे का जो ऑर्गन है वो खराब ना हो जाए, इस कारण से स्फिंक्टर लगे हुए हैं। जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एसिड जो है वो, एसिडिक फूड जो है वो आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके स्मॉल इंटेस्टाइन को क्यों नहीं ख़राब करता, क्योंकि वो आपको इतना डिफ़िकल्ट टर्म्स नहीं लिखने हैं 10th क्लास के बच्चों को, पाइलोरिक और लोअर एसोफेजियल, ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले बच्चों के लिए है। उन बच्चों को सिर्फ ये लिखना है कि एट द एंड ऑफ द स्टमक वॉल देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ स्फिंक्टर। आपको क्या वर्ड याद करना है, स्फिंक्टर याद करना है, जो कि क्या करता है, खाने को प्रोटेक्ट करता है टू एंटर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर यहाँ पे ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया है। द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय अ स्फिंक्टर मसल which releases it in small amounts, छोटे छोटे अमाउंट्स के अंदर ही रिलीज होता है into the small intestine, and from the stomach the food now enters the small intestine। तो पहले खाना माउथ में गया, माउथ से छोटे छोटे क्रशेज हो गए, छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हुआ, सलाइवरी एमाइलेज सलाइवरी ग्लैंड में से रिलीज होके उसने ब्रेक डाउन कर दिया वहीं फूड का, टंग ने मिक्सिंग कर दी, मिक्सिंग करने के बाद फूड जो है वो सॉफ्ट हो गया, प्रोसेस्ड फूड अब ईसोफेगस से पास हुआ, पास होके लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर जैसे ही ओपन हुआ उसने स्टमक के अंदर एंटर किया, वहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज हुए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हुआ, उसने प्रो एंजाइम्स को एक्टिवेट कर दिया एंजाइम्स को, और एंजाइम्स जितने भी बने उन्होंने खाने को और डाइजेस्ट करके सेमी डाइजेस्ट कर दिया, उसे काइम बोल दिया। अब एंड में एक स्फिंक्टर मसल प्रेजेंट थी, अब स्फिंक्टर मसल्स की क्या करेंगे, धीरे धीरे खाने को धीरे धीरे खोलेंगे स्टमक को, और स्टमक के एंड पॉइंट से धीरे धीरे खोलेंगे और छोटे छोटे अमाउंट में खाना कहाँ चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन दिस क्या है यहाँ पे, दिस किसके लिए यूज हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट, एक लार्ज ऑर्गन था, ये लॉन्गेस्ट पार्ट है, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल विच इज फिटेड इनटू अ कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ द एक्सटेंसिव कॉइलिंग। तो यहाँ पर क्या है, एक्सटेंसिव कॉइलिंग है। तो चलिए देखते हैं, अब यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया, अब हम यहाँ पर एक टॉपिक नया लेंगे, हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स के डाइजेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हर स्मॉल इंटेस्टाइन का टॉपिक लेने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स इनकी बॉडी में फूड कैसे डाइजेस्ट होता है। तो जो कार्निवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स क्या होते हैं, मीट ईटिंग होते हैं, जो वो ईजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं क्योंकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम का जो इंटेस्टिनल पार्ट है वो बहुत छोटा होता है, क्योंकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम का जो इंटेस्टिनल पार्ट है वो छोटा होता है, इसलिए कार्निवोर्स जो है वो इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं इन कंपैरिजन टू हर्बीवोर्स। अब क्वेश्चन ही यही आता है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि हाउ डज डाइजेशन टेक्स प्लेस इन हर्बीवोर एंड कार्निवोर, क्वेश्चन ये आएगा व्हाई कार्निवोर्स कैन इजीली डाइजेस्ट द फूड इन कंपैरिजन टू हर्बीवोर्स। अब आपको आंसर दोनों के बारे में लिखना है, तो दोनों के बारे में आंसर आपको ये लिखना है कि ये डिपेंड करता है ऑन द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन,
कि स्मॉल इंटेस्टाइन की कैसी लेंथ है, ये इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि खाना जल्दी डाइजेस्ट होता है कि खाना देर से डाइजेस्ट होता है। अब हर्बीवोर्स क्या खाते हैं, हर्बीवोर्स खाते हैं ग्रास, ठीक है, कि क्या होता है, ग्रास ईटिंग होते हैं ना, ये प्लांट्स खाते हैं। तो उस केस के अंदर जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो कंपोनेंट होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलते हैं सेल्यूलोज, जो कि स्टार्च से भी बड़ा है कॉम्प्लेक्स। तो उस स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए उन्हें लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन की ज़रूरत है। तभी आपने देखा है ना कि जो गायें होती है यानी कि काऊ होती है, वो हर समय जुगाली करती रहती है, उसे चबाती रहती है, चबाती रहती है, चबाती रहती है खाने को, क्योंकि जितना सॉफ्ट होएगा वो तब पास होएगा और तभी डाइजेस्ट होगा। इसीलिए डाइजेस्ट करने के लिए उन्हें लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए। और कार्निवोर्स क्या करते हैं, वो एनिमल्स को खाते हैं। एनिमल्स की स्किन क्या होती है, प्रोटीन होती है, तो प्रोटीन इजीली डाइजेस्टेबल है इन कंपैरिजन टू सेल्यूलोज। तो इस केस में उनको क्या चाहिए, शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए। तो होपफुली ये आंसर आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि ये किस पर डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। चलिए अब स्मॉल इंटेस्टाइन को देख लेते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, अब एक क्वेश्चन मैंने आपसे किया था कि डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ स्टार्ट हुआ, और एक क्वेश्चन आपसे ये किया जाएगा उसकी जगह पर कि कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ हुआ। तो अगर हम कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड की बात कर रहे हैं तो इट टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर हम डाइजेशन ऑफ फूड के स्टार्ट की बात कर रहे हैं तो वो होता है माउथ में, और अगर हम कंप्लीट डाइजेशन की बात कर रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट सारे के सारे कहाँ आके कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाते हैं, डाइजेस्ट होते हैं इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड को एंटर करना है और स्टमक से एसिडिक फूड आएगा, तो आप ये भी छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, 7th क्लास में एसिड बेस चैप्टर के अंदर, एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट। ठीक है, तो एसिड और बेस जो है वो न्यूट्रलाइज करते हैं, उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो उस केस के अंदर जो एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं जो कि एलिमेंट्री कैनाल के साथ एसोसिएटेड हैं, वहाँ पर उनका मेजर रोल है। लिवर का, लिवर क्या सिक्रीट करता है, बाइल सॉल्ट्स, और स्टोर कौन करता है, गॉल ब्लैडर। और पैनक्रियाज का, पैनक्रियाज क्या सिक्रीट करता है, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, कौन से, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। तो क्या होता है, फूड स्टमक से आया और एल्कलाइन कहाँ से आया, पैनक्रियाटिक एंजाइम से आया। और इंटेस्टाइन की भी वॉल, यानी कि इंटेस्टाइन की भी जो दीवार है, उसकी वॉल है, उसकी जो लेयर है, वो भी क्या सिक्रीट करती है, इंटेस्टिनल जूसेस। तो ये सब क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, एल्कलाइन होते हैं। तो जो एसिडिक फूड धीरे धीरे लार्ज ऑर्गन में से यानी कि स्टमक में से निकल के आ रहा था, उसको एल्कलाइन मीडियम मिलता है और वो न्यूट्रलाइज करता है, और फिर खाना आगे कहाँ मूव करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करता है, जहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का। यानी कि जो शुगर में कन्वर्ट हो गया था वो और भी ज़्यादा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शॉर्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, माल्टोज से ग्लूकोज की फॉर्म में, और भी ज़्यादा सिंपल फॉर्म में। और बाइल जूस क्या करते हैं, वो फैट्स के ऊपर काम करते हैं, फैट्स के लार्जर ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स के अंदर पहले कन्वर्ट करते हैं, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। So fats are present in the intestine in the form of large globules which make it difficult for enzymes to act on them. तो उसको कौन हेल्प करता है, बाइल जूसेस, जो कि कहाँ स्टोर हुए हुए हैं, गॉल ब्लैडर के अंदर। अब हम देखते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट को, यहीं समझते हैं। ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे कैसे इमल्सिफिकेशन होता है। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन ये आता है केमिस्ट्री के अंदर, अगर किसी शर्ट के ऊपर ऑयल का स्टेन लग जाए तो वो ऑयल का स्टेन कैसे रिमूव होता है, तो उसके अंदर आप पढ़ते हैं सेपोनिफिकेशन के अंदर, जो आपका कार्बन चैप्टर के अंदर आएगा। सेपोनिफिकेशन के अंदर आप पढ़ते हैं मिसल फॉर्मेशन, ये आप वहाँ पर ज़रूर पढ़ेंगे। तो उसके अंदर क्या होता है, जो बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं ऑयल के, उनके ऊपर जो हम बायोलॉजी में बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं बाइल सॉल्ट्स की। तो आप अगर यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बाइल सॉल्ट है का, अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डायग्राम के अंदर आप देखेंगे कि ये फैट ग्लोब्यूल है, और ये येलो कलर का जिस पे छोटे छोटे पॉइंट्स लगे हुए ग्रीन कलर के, ये बाइल सॉल्ट है। तो ये इसके ऊपर आके एक्ट करेंगे बहुत सारे बाइल सॉल्ट्स, और फिर इसे छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स के अंदर तोड़ देंगे। तो अब कैसे तोड़ेंगे, तो इसे तोड़ने का एक तरीका होता है कि बाइल सॉल्ट्स जो हैं दे एक्ट
break them down into smaller globules, increasing the efficiency of enzyme action. कि जो भी एंजाइम है, लाइपेज है, अब उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी एक्ट करने की. और पेनक्रियाज जो है वो पेनक्रियाटिक एंजाइम जो कि ट्रिप्सिन है डाइजेस्टिंग प्रोटीन के लिए और लाइपेज है एमल्सिफाइड फैट्स के लिए, उसको सिक्रीट करेगा. तो यहाँ पे जो लाइपेज है उसकी एक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, जब बाइल सॉल्ट जो है इनको छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर देगा. अब कैसे प्रोटीन्स, इन एंजाइम्स का अब क्या रोल है आप ये यहाँ पर पढ़ लीजिए. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है. यहीं से क्वेश्चन बन जाएंगे कि कंप्लीट डाइजेशन कैसे होता है. प्रोटीन्स जो होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं एमिनो एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट जो है वो किस में कन्वर्ट होते हैं, ग्लूकोज में, और फैट्स किस में कन्वर्ट होते हैं, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट होते हैं. तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन. 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन, हाफ मार्क्स फॉर ईच, या फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन जिसके अंदर फैट्स जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो रहा है, तो 1 मार्क का पूरा फैट्स के ऊपर और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का हाफ मार्क्स का क्वेश्चन. तो यहाँ पे आपको ये आंसर लिखना है कि प्रोटीन्स एमिनो एसिड में कन्वर्ट होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, और फैट्स कन्वर्ट होते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में. तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, सारे सिक्रीशंस को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए. इसमें से 1 मार्क्स के MCQs के और असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं. प्रोसेस बहुत कम पूछा जाता है, पर ये क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन ये ज़रूर से ज़रूर आते हैं. तो अब हम डाइजेशन ऑफ फैट को एक डायग्राम के थ्रू भी समझ लेते हैं. डाइजेशन ऑफ फैट के ये डायग्राम है, देखिए कैसे क्या होता है एमल्सिफिकेशन. मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि बिगर ग्लोब्यूल जो है वो छोटे ग्लोब्यूल में कन्वर्ट तो हो गए, लेकिन कैसे कन्वर्ट हुए कि जो भी आपका बाइल सॉल्ट है, जैसे आपको यहाँ पे स्क्वायर शेप के जो बाइल सॉल्ट दिखाई दे रहे हैं और ये जो आपको सर्कुलर शेप के दिखाई दे रहे हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं फैट. अब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया. अब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स के साथ जो है फिर से बाइल सॉल्ट्स रिएक्ट करेंगे. पहले बड़ों को छोटे में कन्वर्ट करा, अब छोटे के ऊपर फिर से बाइल सॉल्ट्स जाके एक्ट करेंगे. कैसे एक्ट करेंगे, मिसल्स बनाएंगे. मिसल्स के अंदर क्या होता है, मिसल्स के अंदर एक होता है हाइड्रोफोबिक एंड जो कि सर्कुलर शेप का होता है, हाइड्रोफोबिक एंड, और इसकी टेल होती है हाइड्रोफोबिक तो टेल होती है, और हाइड्रोफिलिक होता है इसका एंड. हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग, ठीक है. हाइड्रोफोबिक टेल एंड हाइड्रोफिलिक एंड. तो इस तरीके से आप देखेंगे एक मॉलिक्यूल है, ऐसे एक और मॉलिक्यूल है, ऐसे एक और मॉलिक्यूल है. तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं सर्कुलर फॉर्म में इस फैट ड्रॉपलेट के साथ जाके अटैच हो गए. तो इससे क्या होगा, जो है हाइड्रोफोबिक टेल है ये क्या करती है, ये पानी को अपने पास नहीं आने देती, लेकिन ये ऑयल को अट्रैक्ट करती है, इसीलिए ऑयल से जाके अटैच हो गई. और ये जो हाइड्रोफिलिक एंड है ये पानी को अपने इर्द गिर्द रखता है, अंदर पानी नहीं जा पाता, पानी खाली यहीं एब्जॉर्ब होता रहेगा. और ये जो हाइड्रोफोबिक टेल है ये ऑयल ड्रॉपलेट के साथ अटैच हो जाएगी, और ऑयल ड्रॉपलेट के साथ अटैच होके क्या करेगी, ये ऑयल को एब्जॉर्ब करेगी, और एब्जॉर्ब कर करके इसे ख़त्म कर देगी. तो यहीं पे क्या होगा, फैट का डाइजेशन हो जाएगा. तो फैट जो हम लेते हैं वो लेते हैं ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में, 3 की चेन में होता है, जिसको बाइल सॉल्ट तोड़ के मोनोग्लिसराइड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि सिंगल ग्लिसराइड की फॉर्म में कर देता है. और फिर दोबारा से लाइपेज जब एंजाइम लगता है बाइल सॉल्ट के साथ, तो उसके बाद क्या होता है, उसे मिसल में कन्वर्ट करके उसे किस में कन्वर्ट कर देता है, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के अंदर, जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन अपने अंदर एब्जॉर्ब करके फिर जो आगे कैपिलरीज होती हैं, इसका स्ट्रक्चर मैं अभी आपको दोबारा से बताऊंगी. फिर उन कैपिलरीज के थ्रू जो फैट्स हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है, जिस रिक्वायर्ड ऑर्गन के लिए होता है, जैसे कि आपने पढ़ा था 9th क्लास के अंदर, आपने पढ़ा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस करता है, मेम्ब्रेन बनाता है. तो मेम्ब्रेन्स को बनाने के लिए क्या चाहिए, फैटी एसिड्स चाहिए. तो ये फैटी एसिड्स क्या होते हैं, यहीं से काम आते हैं. से फॉर एग्जांपल आप एक छोटे बेबी को ऑब्जर्व कीजिए, जिसे 6 मंथ्स तक खाली मिल्क फीड पे ही रहना पड़ता है.
मिल्क के अंदर क्या है, प्रोटीन और फैट्स है। प्रोटीन बोन्स तक चला गया और जो बोन्स मल्टीप्लिकेशन करके नए सेल्स बनाएंगे तो सेल्स के ऊपर क्या कवरिंग है, सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन के लिए जो फैट्स हैं वो क्या करेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उस फैट को यूटिलाइज करके मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस करेगा। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कैसे होता है। अब हम एब्जॉर्प्शन देख लेते हैं इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो एब्जॉर्प्शन कैसे हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, एब्जॉर्प्शन इस तरीके से हुआ कि स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स के अंदर, ये देखिए बड़ी स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसकी वॉल का एक छोटा सा सेक्शन दिखा रहे हैं, इसके ऊपर कुछ इस तरीके से ब्रश की तरह से, जैसे आप टूथब्रश के अंदर आपके ब्रिसल्स होते हैं, कुछ इस तरीके से फाइन विलाए होते हैं। क्या टर्म यूज किया, विलाए। विलाए को भी अगर हम सेक्शन करके देखेंगे तो उसके अंदर भी होते हैं माइक्रोविलाए। और ये जो विलाईज होती हैं इनके अंदर क्या होती हैं, विलाई के अंदर होती हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या करती हैं, ब्लड और ब्लड की वेन्स और आर्टरीज होती हैं उनके अंदर। अब आर्टरीज और वेन्स का क्या रोल है, आर्टरीज क्या कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन्स क्या कैरी करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है वेन्स और उस कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के आर्टरीज जो हैं उसके अंदर भरती हैं ऑक्सीजन। किसके अंदर, ब्लड के अंदर, जो ब्लड वेन से आर्टरी में मूव कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, होपफुली समझ में आ रहा होगा। तो उस केस के अंदर क्या होता है, जो खाना है जो छोटी फॉर्म के अंदर टूट गया, ग्लूकोज, अब ग्लूकोज स्मॉल इंटेस्टाइन किसको प्रोवाइड करेगा, ब्लड को सप्लाई करेगा, ब्लड वेसल्स के थ्रू। ब्लड वेसल्स क्या थी, आर्टरीज। तो ब्लड वेसल्स के थ्रू खाना किसके पास गया, ब्लड के पास गया सॉल्युबल फॉर्म के अंदर। अब वही ब्लड जो है हमारी पूरी बॉडी के अंदर फ्रॉम हेड टू टो मूव करके हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। जो खाना हमने मुंह से खाया हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मिला, लेकिन हमारी बोन्स बड़ी हो रही हैं और उसके अलावा हमारे और जितने भी ऑर्गन्स हैं, से फॉर एग्जाम्पल मसल्स हैं जिनसे हम काम ले रहे हैं, जो से लेबर जो है सारा दिन सामान उठा रही है, तो उन तक एनर्जी कैसे पहुंची, थ्रू द ट्रांसपोर्टेशन बाय द ब्लड। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। डाइजेशन फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। इनर लाइनिंग के अंदर न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसे कहते हैं विलाए। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, व्हाट आर विलाए, विलाए आर द न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट आर प्रेजेंट इन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द विलाए, इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड, फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए। और विलाए के अंदर क्या प्रेजेंट है, यानी कि अगर मान लो डॉक्टर जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कट लगाएगा, अगर विलाए होंगी वहाँ पे क्या है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं, रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, जो कि एब्जॉर्ब्ड फूड को, एब्जॉर्ब फूड क्या है, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, उसे ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी तक पहुंचाता है थ्रू ब्लड, जिसके अंदर से एनर्जी को यूटिलाइज करके या तो नए टिश्यूज बनाते हैं या कहीं स्किन जल गई तो ओल्ड टिश्यूज को रिपेयर करते हैं। होपफुली आपको डाइजेशन ऑफ फूड समझ में आ गया होगा। ये है डिटेल स्ट्रक्चर इंटेस्टिनल वॉल का। ये हमने इंटेस्टाइन का एक छोटा सा सेक्शन लिया है। देखिए जैसे मैंने आपको पहली वाली स्लाइड के अंदर यहाँ हाईलाइट करा, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर है इसको हमने हाईलाइट कर दिया। फिर से मैं आपको बताती हूँ, ये हमारा छोटा सा स्ट्रक्चर है, इसको हमने हाईलाइट कर दिया और इसको हाईलाइट करके हमने यहाँ पे इस थिन सेक्शन को लिया। ये सब हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं और कहीं नहीं देख सकते। इसकी हमने एक छोटा सा सेक्शन लिया, इस छोटे से सेक्शन को हमने ऑब्जर्व करके देखा कि इस तरीके से कुछ है, और फिर उसके बाद हमने उसे और लार्ज सेक्शन के अंदर देखा तो देखा इस सेक्शन के अंदर कितने सारी ब्लड कैपिलरीज हैं, और इसको हमने और भी ज़्यादा डिटेल स्ट्रक्चर में देखा तो कुछ इस तरीके से अंदर को यहाँ पे ब्लड सप्लाईज देखिए हर जगह पर प्रेजेंट हैं, रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। तो यहाँ से हमारा खाना जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में आके पूरी तरीके से फेट उसको मिल चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ खाना ऐसा है जो अनएब्जॉर्ब्ड रह गया, जिसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाई।
से फॉर एग्जाम्पल खाना खाते हुए बॉडी के अंदर एक बाल चला गया, आपको पता नहीं चला, खाने के साथ चला गया वो, अब उसको नहीं एब्जॉर्ब कर सकती है आपकी बॉडी, वो अनएब्जॉर्ब्ड फूड के अंदर आ जाएगा। तो क्या होगा, अनएब्जॉर्ब फूड जो है उसे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भेजेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन वहाँ से और भी जो जो न्यूट्रिएंट्स है, फॉर एग्जाम्पल अगर उसमें पानी है तो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी अपने अंदर, तो पानी वगैरह को ऑब्जर्व करके और भी सब कुछ जो भी मैक्सिमम ऑब्जर्व कर सकते हैं, सोडियम आयंस, वाटर, उसके अंदर से एब्जॉर्ब करके अनएब्जॉर्ब मटेरियल को, जो उसको फूड नहीं डाइजेस्ट कर पाया, बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाई, ये उन लोगों के लिए भी एग्जांपल्स होते हैं जिनकी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। से फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं कि लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाता है, दूध पीते हैं और डाइजेस्ट नहीं होता, तो उस केस में क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर एक एंजाइम है स्टमक के अंदर प्रेजेंट है जो कि मिल्क को डाइजेस्ट करता है, ठीक है, प्रोरेनिन होता है जो एसिडिक कन्वर्ट में रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर वो नहीं कन्वर्ट कर पा रहा तो उस केस में क्या हुआ, मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता। मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता तो हम उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो क्या होता है, या तो उस मिल्क को आपको वॉमिट करके ही आप कंफर्टेबल फील करोगे या आप मिल्क को कंज्यूम करना बंद कर दोगे। तो उस केस में क्या हुआ, अनडाइजेस्टेड फॉर्म हो गई, क्योंकि आपकी बॉडी अब उसको एडॉप्ट नहीं कर पा रही है, वो एंजाइम नहीं बन पा रहा है, वो एंजाइम अपनी एक्टिव फॉर्म में नहीं आ पा रहा है। तो उस केस के अंदर क्या होगा, जो एब्जॉर्ब नहीं होता खाना वो बॉडी को बाहर निकलना ही निकलना है वेस्ट फॉर्म में, तो उसको रिलीज करने के लिए बॉडी के अंदर ऑर्गन है एलिमेंट्री कैनाल का जिसको हम बोलते हैं एनस, वहाँ से क्या होता है, मटेरियल जो है वो रिमूव होता है बाय द बॉडी और ये इसको रेगुलेट करता है एक स्फिंक्टर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय अ स्फिंक्टर कॉल्ड एज द एनल स्फिंक्टर। ये भी एमसीक्यू का क्वेश्चन है या 1 मार्क का क्वेश्चन है, इसे मार्क कर लीजिए, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे लिख लीजिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को और इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिएगा। आज का सेशन थोड़ा लंबा हो गया लेकिन आप इसे बार बार जितनी बार सुनेंगे उतनी बार आपको ये यहीं पर याद हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।